नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज मी अनूप गोदियाल, एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। सो दोस्तों, इससे पहले मैं स्लाइड शुरू करूं, आपको एक आवश्यक सूचना दे देता हूं कि आने वाले 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पर, इंडिपेंडेंस डे के दिन पर संस्थान के द्वारा एक कंपटीशन का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोग जो है सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे राइटिंग या फिर स्पीच दे सकते हैं। अगर आप लोग जो है पेंटिंग करना चाहते हैं, आपका जो भी टैलेंट है आप उस टैलेंट को जो है सामने रख सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि अगस्त का ये जो पहला माह है, अगस्त माह का जो पहला वीक है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला 100% यानी कि 100% टीकाकरण करने वाला शहर बन गया। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज भुवनेश्वर। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का, इसने कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कर दिया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला शहर बन चुका है। वहीं अगर बात करें तो इसके अलावा भुवनेश्वर का ये कहना है कि लगभग 1 लाख जो प्रवासी कामगार थे, देखो प्रवासी कामगार का मतलब है जो माइग्रेंट यहां पर लोग आए थे, उनको भी कोविड-19 की पहली जो खुराक है, पहला जो डोज है वो लग चुका है। साथ साथ में भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई 2021 तक विशिष्ट समय सीमा के भीतर रहते हुए टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में लोगों के लिए क्या किए थे, अलग अलग मानक तैयार किए थे। तो दूसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों, दैट इज कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप जो है लॉन्च किया गया। देखो दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप जो है ये किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला है वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र रुड़की, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान केंद्र रायपुर यानी कि देहरादून, एंड अंततः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जाने दोस्तों, तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप या फिर उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप जो है भारत का पहला भूकंप अलर्ट ऐप होगा, जो कि भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करेगा। यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले क्या कर लेगा, ये वार्न कर लेगा। और साथ साथ में इस योजना का प्रायोजन जो है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। देखो दोस्तों, अगेन यहां से एक अलग सा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये जो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप है, इस ऐप को बनाने वाली जो अथॉरिटी है, दैट इज उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसका प्रायोजन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कि इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई संरचनाओं में फंसे हुए जो लोग हैं, उनकी सूचनाएं क्या की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। साथ साथ में यहां पर थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत हुई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और अगर इसके अध्यक्ष या चेयरमैन की बात की जाए तो वो एक्स ऑफिशियो सीएम होते हैं, यानी कि पदेन मुख्यमंत्री। पदेन मुख्यमंत्री का मतलब है कि जो भी मुख्यमंत्री के पद पर होंगे, जैसे अभी धामी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो इसका सही जवाब क्या है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो अभी क्या है, USDMA के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दैट इज इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अबाउट दी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बारे में। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो है, इसकी स्थापना वास्तविक रूप से 1847 में, देखो ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया जो था, उस कॉलोनियल एरिया में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसका नाम क्या था दोस्तों, दैट इज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन बाद में 1854 में इसका नाम बदलते हुए रख दिया गया था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग।
किंतु जब स्वतंत्रता मिल गई थी देश को 1947 में, तो जस्ट उसके बाद 1948 में इसका एक बार फिर से नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम बदलकर रुड़की विश्वविद्यालय रख दिया गया। किंतु अंततः 21 सितंबर 2001 को, देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट डेट है, 21 सितंबर 2001 को जो संसद है भारतीय, इसमें विश्वविद्यालय को जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके लिए एक बिल पेश किया गया था। और इसी के बाद क्या हुआ कि इसका अंततः नाम पड़ा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। साथ साथ में ये भी जान लीजिएगा दोस्तों कि ये जो बना था वो भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश को जारी करने के बाद किया था, और ऐसा बनने वाला ये देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना था। ठीक है, यानी कि यहां पर सिंपल सा मतलब है कि जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी कि जो इंडियन टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो गया था और देश का 7वां था कौन, दैट इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर धृति बनर्जी, श्रीमती कविता यादव, श्रीमती कमला देवी, डॉक्टर सुप्रिया नंदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर धृति बनर्जी। हालांकि ये जो रेस्ट ऑफ 3 नेम्स आप लोग देख रहे हैं, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसी में साइंटिस्ट हैं, लेकिन निदेशक के रूप में, डायरेक्टर्स के रूप में जो चुनी गई हैं दैट इज डॉक्टर धृति बनर्जी। और ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों क्योंकि पिछले जब से मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है लगभग 100-105 सालों से, तब से ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि धृति बनर्जी जो है उनको क्या किया गया है, इंडियन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया है कि पिछले 105 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी महिला को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या किया गया हो, डायरेक्टर नियुक्त किया हो। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा यानी कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी थी उसके द्वारा इसको किया गया था। इससे पहले जान ले दोस्तों कि 2012 में जो धृति बनर्जी थी वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की सह समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में अगर वही बात करें हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में सिचुएटेड है। किंतु इसके अलावा भी पूरे देश में लगभग 16 इसके रीजनल सेंटर हैं, यानी कि 16 जो है क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। और ये क्या करता है कि जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय है, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसके अंदर ये कार्य करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। देखो ये चर्चा में है काफी समय से, तो आपको बस ये बताना है कि मेजर ध्यानचंद कौन थे। एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, हॉकी प्लेयर थे, या फिर एक रेसलर थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि ये एक भारतीय हॉकी प्लेयर थे। तो अब थोड़ा सा हम लोग खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे और मेजर ध्यानचंद जी जो थे इनके जो है बारे में जानेंगे। Recently, Prime Minister Narendra Modi has announced that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will be renamed as the Major Dhyanchand Khel Ratna Award. This is the important one. दूसरी बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, और इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहले विजेता थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो उस समय तो इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, किंतु अभी इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के स्वरूप मिलता क्या है, इसमें लगभग 25 लाख रुपए की नकद जो है राशि मिलती है, कैश मिलता है। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र मिलेगा और साथ साथ में एक पदक जो होता है वो पदक दिया जाता है। दिस इज अबाउट द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले था और अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या फिर IDBI बैंक यानी कि IDBI बैंक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट इज HDFC बैंक। अभी रिसेंटली HDFC बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें भारत सरकार की जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी शाखा है जिसका नाम है CSC SPV
इसकी साझेदारी इसमें शामिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि इस योजना के तहत जो व्यापारी हैं और जो दुकानदार हैं उनको होने वाली जो पैसों की कमी है उसको दूर किया जाएगा, यानी कि उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत कम से कम 3 साल से जो काम कर रहे रिटेलर हैं, उन रिटेलर ने यदि किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट उनके पास है और वो इस योजना के तहत उसको दिखाकर जो है लाभ ले सकते हैं। HDFC बैंक स्टेटमेंट जो है इसके आधार पर इस योजना के तहत न्यूनतम 50,000 रुपए और अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट जो है मंजूर किया जा सकता है। वहीं साथ में जो है दोस्तों इस योजना के तहत जो लोग जो है 6 साल से अधिक समय से अपनी दुकानों को चला रहे हैं या रिटेलर के रूप में हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट तो मिलेगा। लेकिन जिन जो है रिटेलर्स का 6 साल से कम का समय से दुकानें चल रही हैं, उनको जो है 7,50,000 रुपए तक का ही ओवरड्राफ्ट मिलेगा। यानी कि जो मैक्सिमम सीमा है वो उन रिटेलर्स के लिए है जिनकी दुकानों को 6 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो ये अगेन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई नो कि आपको थोड़ा सा इस वाले टर्म पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो थोड़ा इसको भी सुन लीजिएगा कि CSC SPV क्या है। देखो CSC SPV जो है इसको हम लोग CSC को बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर योजना। कॉमन सर्विस सेंटर योजना जो थी ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सिंपल सा ये था दोस्तों कि जो रूरल एरियाज हैं यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, इन ग्रामीण इलाकों में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी उद्यमी हैं उन पर जो है बल देना है। जितने भी निजी क्षेत्र की सेवाएं हैं उनको प्रदान की जा सकें, ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, उनको लाइवलीहुड के या आजीविका के अवसर प्रदान कराना, इस प्रकार के उद्देश्य जो हैं इस योजना के अंतर्गत रखे गए थे। साथ साथ में दोस्तों इस उद्देश्य के चलते सबसे इंपॉर्टेंट जो था दोस्तों दैट इज कि इसमें जो गवर्नमेंट टू सिटीजन प्लान होता है, ठीक है, G2C इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और साथ साथ में आता है बिजनेस टू सिटीजन प्रोग्राम, इनको भी प्रमोट करना था। तो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इसके अंतर्गत लागू किया गया था। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा ये भी जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों दैट इज कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित समाधान है जो कि QR कोड और SMS जो स्ट्रिंग एप्लीकेशन होता है इसके आधार पर ई वाउचर के लिए रूप में काम करता है। ई-रूपी प्रीपेड होने के कारण मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लास्ट वन दैट इज उपरोक्त सभी, विच मीन्स कि जो ई-रूपी प्लेटफॉर्म है या ई-रूपी जो वाउचर है, इस ई-रूपी वाउचर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर लॉन्च किया गया है जिसे NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, NPCI जो है दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आप लोग जान लीजिए कि 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय अभी रिसेंटली इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, इसके अंडर जो है इसको मतलब इसका ऑनरशिप जो है अंडर आती है RBI। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इस प्रीपेड जो वाउचर है इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होगी। वाउचर को रिडीम करने के लिए कार्ड या नेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि ई-रूपी जो है सिर्फ QR कोड और MSM स्ट्रिंग जो होता है आधारित वाउचर है जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल ऐप तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स सर्विस प्रोवाइडर्स पर कार्ड या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना ही क्या कर सकते हैं, वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। इसे NPCI ने अपने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है UPI, इस आधारित प्लेटफॉर्म पर क्या है, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। ई-रूपी डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल जो है वेलफेयर सर्विस की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है। और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है दोस्तों, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, विभिन्न जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए, निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और
CSR कार्यक्रम में इन डिजिटल वाउचर्स का लाभ उठा सकते हैं। दिस इज अबाउट द ई रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में इटालियन लग्जरी ब्रांड जो वेवलगिरी है, इसने किस भारतीय अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, यानी कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा या फिर कैटरीना कैफ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। अभी रिसेंटली क्या है, इटालियन लग्जरी ब्रांड वेवलगरी हैज अपॉइंटेड एक्टर प्रियंका चोपड़ा जॉनस एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वेवलगरी। देखो ये जो वेवलगर है ये एक मान के चलिए कि जो ज्वेलरी से रिलेटेड या वॉचेस जो होते हैं इनसे रिलेटेड बनाने वाले एक ऐसी कंपनी है जो कि इन आभूषणों का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी रत्न आभूषण या जो जेमस्टोन ज्वेलरी या वॉचेस, फ्रेग्रेंस आदि सामान बनाने वाली जो कंपनी है, इसने प्रियंका चोपड़ा को अभी क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन या भारत? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ब्रो के नाम से जाना जाता है, हैज कंस्ट्रक्टेड एंड ब्लैक टॉप्ड द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट रोड है पूरे विश्व की, एट उमलिंगा पास। ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो जो उमलिंगा दर्रा है, इस उमलिंगला दर्रा पे ये बनाया जा रहा है। साथ साथ में दोस्तों ये भी याद रखना कि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 19,300 फीट तक की है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। स्वतंत्रता दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जिसमें जो है ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक दल, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या फिर रवि दहिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ओलंपिक दल, जिसमें ये सभी लोग ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। इनको क्या किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में भारत का जो ओलंपिक दल है, यानी कि ओलंपिक जो कॉन्टिंजेंट है, इनको बुलाया गया है, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के जो टोटल प्रतिनिधि गए हैं लगभग 228 गए हैं विद कोचेज एंड अदर्स मेंबर, जिसमें 120 खिलाड़ी एथलीट जो हैं शामिल हैं। वहीं अभी तक के जो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, इंडियन जो मेडल विनर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है, और इसी के साथ इतिहास कायम हो चुका है कि भारतीय जो एथलीट्स हैं इनके द्वारा 7 मेडल्स भारत लाए जा चुके हैं, जबकि इससे पहले 6 जो था वो रिकॉर्ड था भारत का, जिसमें से नीरज चोपड़ा जो हैं जिन्होंने थ्रो में जेवेलिन थ्रो जो होता है इसमें गोल्ड मेडल लिया है, रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग 57 किलोग्राम में सिल्वर लिया है, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लिया है, पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज जो है बोर्गोहेन जो है लवलीना बोर्गोहेन जो है उनको ब्रॉन्ज मिला है। वुमेन जो बॉक्सिंग है उसमें इंडियन हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मिला है, और जो बजरंग पुनिया है उनको रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये 7 जो हैं ऐसे मेंबर्स हैं, इंडियन एथलीट हैं, जिनको जो है इस टैली में जो है मेडल से सम्मानित किया गया है, जो पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 10, दैट इज कि रिसेंटली ट्राइफेड के द्वारा अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसके स्थापना दिवस कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है इससे ऑप्शन है 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 6 अगस्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 अगस्त को। आपको बता दूं दोस्तों कि ट्राइफेड जो है इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी, और इसी के बाद जो है इसका इस बार 34th जो है फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस जो है उसको मनाया जा रहा है। ट्राइफेड जो है ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है, यानी कि नोडल एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है, और देश में अलग अलग स्थानों पर इसके लगभग जो है 15 रीजनल सेंटर्स में 15 क्षेत्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, दैट इज कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जनजातीय लोगों की जो सामाजिक आर्थिक विकास है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है, उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उनका जो आर्थिक कल्याण है आदि पर जो है विकास करना है, या इन पर जो है रिपोर्ट बनाना है, और इसके आधार पर उनको जो है ज्यादा से ज्यादा विकास देना है। ट्राइफेड को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है, पंजीकृत किया गया है। अब बारी आती है दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की।
हाल ही में दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इस योजना की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत न्यूनतम यानी कि मिनिमम 20,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है। HDFC बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। HDFC बैंक के MD CEO जो है शशिधर जगदीशन है। तो ये आज आपका क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है हम लोग अदर टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे। हालांकि वीक के बीच में भी मैं कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है उसको अपडेट करते चला जा रहा हूं। तो आई रियली होप आपको जो है वीडियोस पसंद आ रही हों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।